तो मैंने जो स्प्रिंग बोर्ड है वो लगभग 2020 में ज्वाइन किया था स्प्रिंग बोर्ड में। और मैंने जैसे ज्वाइन किया कोरोना आ गया और मैं घर पे चला गया। तो मैं 4-5 महीने घर पे ही रहा। और घर पे रहने के बाद 2020 के बाद जब वापस आया तो मेरा बैच था उस समय B10। ये नया बैच बना था उस समय, इससे काफी सिलेक्ट हुए वैसे। तो B10 बैच से मैंने ज्वाइन किया था इसको। और लगभग जो इसके 6 या 7 महीने बाद जो था जो SI का एग्जाम था उसका नोटिफिकेशन आ गया था 2021 वाला। तो SI का नोटिफिकेशन आया था, मैं ताजा ताजा ही ग्रेजुएट था। इसमें ग्रेजुएट कितने वैसे? अरे यार ये तो बैच समझदार लग रहा है। मेरे साथ वो फर्स्ट ईयर वाले ही थे। फिर मैं जब बैच शिफ्ट किया तो उनको रंगारंग कार्यक्रम में ज्यादा एंजॉय था बेचारों का। अब भी रंगारंग ही कर रहे हैं बेचारे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस रंगारंग कम करो अपने। तो मैंने ज्वाइन किया बैच ये। और SI का आ गया एग्जाम उस समय। और SI का एग्जाम आया तो मैंने SI की तैयारी चालू कर दी, कोचिंग कर दी बंद अपने। और राघव प्रकाश पढ़ी थी SI के समय। और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स थे वो भी मैंने आधे आधे अधूरे पढ़ के और SI का एग्जाम दिया था। उसमें मेरा हुआ नहीं। तो अरे डीमोटिवेट मत हुआ, मैं RS बनाऊं। अभी अभी बताऊंगा वो, अभी अभी बताऊंगा। तो ऐसा ही में तो हुआ नहीं। उसके बाद अपन चले गए पटवारी की ओर। अरे यार हंसो मत यार, पटवारी अच्छी नौकरी है, मैं अभी वही कर रहा हूँ। तो मैंने पटवारी का दिया अटेम्प्ट। और पटवारी में मेरा हो गया था लगभग 400 रैंक पर। और फिर मैं पटवारी बन गया यहाँ से। पटवारी बन गया तो उसके साथ 3 दिन बाद था RS प्री 2021 का। यदि किसी को पता हो तो पटवारी और RS प्री में 3 दिन का डिफरेंस था 2021 वाले में। वो 27 अक्टूबर को था, ये 24 को था। तो RS प्री दिया तो मेरे साथ एक मेरे मित्र थे, वो क्या थोड़े एज्ड हो चुके थे और मेरे साथ ही एग्जाम दे रहे थे। वो बेचारे क्या है, उनके 1-2 एग्जाम हो नहीं पाए। बड़े ब्रिलियंट थे, अपने समय में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके थे कॉलेज में। लेकिन उस रात को पता नहीं क्या हुआ, हम लोग डूंगरपुर हमारा सेंटर था, वो थोड़े ज्यादा डीमोटिवेट हो गए। और रात को 12-1 बजे मेरे को बोलने लगे मुक्सा मेरा नहीं होगा। तो मैंने कुछ कविता वविता पढ़ रखी थी, मेरी कविता वाचन हॉबी है। तो मैंने उनको रात को मोटिवेट करना चालू किया। ये सच बता रहा हूं मैं। तो 12 से लेकर सुबह 5 बजे तक मैं उनको मोटिवेट करता रहा। मैं अपना नहीं होगा तो किसका होगा, 15,000 में नहीं आएंगे क्या? तो बात सही थी मेरी। मैं 15,000 में नहीं आया। मैं हो गया इसमें बाहर। ठीक है, मेरे नंबर थे उस समय 83। और टोटल जो कट ऑफ रही थी वो 84.72 रही थी उस समय। वो मुझे पॉइंट भी याद है क्योंकि 1 नंबर से रहा हूं मैं। और उस रात को जब मैं फिल्म देख रहा था, बधाई हो, बधाई हो, पता नहीं कैसी फिल्म थी, देख रहा था उसी समय रिजल्ट आया है, बधाई हो गई अपनी बधाई, अपन हो गए RS से बाहर। लेकिन उस रात को मुझे लगा यार कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, सही तैयारी करनी चाहिए थी। अपन यार 1 नंबर से बाहर हो गए। तो मेरे साथ मेरे मामा रहते थे। फिर मेरे ये भाई है परवीन दानचारण, ये मेरा जो 7 साल जो दौर चला है तैयारी का उसमें मेरे साथ ही था। और मेरे मामा रहते थे कामदान। तो मैंने सुबह फोन किया उनको, कामदान को, मैंने मामा यार 1 नंबर से रह गया प्री। तो उन्होंने कहा कोई नहीं उदास मत हो जाएगा हो जाएगा अगली बार। तो मैं नहीं नहीं, मैं तो अल्टीमेटम देने आया हूँ, अगली बार मेरा प्री 20 नंबर ऊपर से होगा। तो उन्होंने देखा थोड़ा भावुक आदमी है, ज्यादा बोल रहा है। भावुकता में वादे हो जाते हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही, उस समय मेरे मुंह पे पता नहीं सरस्वती बैठी थी क्या था। वो मैंने वापस 2023 का जब प्रीलिम्स था तो उसको दिया तो मेरा मार्क्स थे 133 और 100 नंबर थी कट ऑफ। अब ताड़ियां बजाओ। तो तो वहां मैंने 33 नंबर से ज्यादा से पास कर दिया, 1 नंबर का अपना बदला भी ले लिया। और मैंने जो था उसके बाद रिजल्ट के अगले दिन ही B11 बैच ज्वाइन कर लिया था। ये नवीन सर की और उनकी जो कह सकते हैं बल मोड़ा ही है या बल मनुष्यपन है, जो इन्होंने मुझे दूसरा बैच शिफ्ट करने दिया चलते बैच में और मुझे B11 में डाल दिया इन्होंने। और उस समय जो थे B11 में विजय शेखावत सर और राजवीर सर की क्लासेस चल रही थी। तो वो क्लासेज अपने काफी काम आ गई। और लगभग 2022 एंडिंग तक मेरा बैच खत्म हो गया था। 22 एंडिंग तक अपना बैच खत्म हुआ और 22 में मेरे को मिल गई ज्वाइनिंग पटवारी की। चलो पटवारी की ज्वाइनिंग मिली, पटवारी जाके ड्यूटी ज्वाइन की। तो मैंने तहसील में ही मेरे जो तहसीलदार साहब थे उनको बताई स्थिति।
मैं कहा, साहब नौकरी तो सही तरह से हो नहीं पाएगी, मेरे को बनना है अफसर, तो प्लीज़ मुझे मदद करें। तो मेरे पटवारी साथी और तहसीलदार ने मेरी खूब मदद की, मुझे एलआर ऑफिस में ही लगाया कि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत एलआर का काम कर लेना, बाकी पढ़ लेना। तो मैं वहाँ पर पढ़ा काफ़ी समय तक, 2022 एंडिंग से लेकर और 23 और 24 मैंने तैयारी घर से ही की। लेकिन मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, जैसा अभी सर ने बताया कि टेस्ट सीरीज कितने ज़्यादा मायने रखती है, वो मुझे भी उसी समय पता चला कि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा मायने रखती है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, साथ ही साथ में मैंने जो एक नवाचार किया था, जो मैंने अपनी जितनी पीसीएम में 3 साल की साइंस यूज की थी, उसका मैंने प्रयोग एक किया है। मैं क्या थोड़ा वैज्ञानिक टाइप का सोचता हूँ। मैंने एक चैट जीपीटी करके ऐप है, अब तो शायद सब जानते हो, उस समय कम जानते थे जब मैंने यूज किया था, ठीक है, 23 के वैकेंसी के समय। तो मैं इसमें चला जाता था, इसमें मैंने प्रीमियम वर्जन ले रखा था इस ऐप का, तो इसमें वैल्यू एडिशन में मेरे ये काफी काम आया। लोग बोल रहे बुक पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, उतना टाइम है नहीं और उतना कंटेंट निकलता भी नहीं जो अपने को चाहिए। जैसे मैं बता दूं आपको कि 1857 की क्रांति है, अब इसमें अपन निष्कर्ष में क्या लिखे? अगर किसका स्टेटमेंट मिल जाए मेरे को कि उसने 1857 की क्रांति के संबंध में कुछ कहा था कि इसने भारत को बदल दिया, ऐसा किसी गांधी जी ने कह दिया हो या सावरकर जी ने कह दिया हो या किसी तात्या टोपे ने कह दिया हो, तो अपना मतलब वजन पड़ता है अपने उत्तर का। तो मैं वही करता था, यहाँ से वैल्यू एडिशन करता था। अपने नोट्स में एक एक स्टेटमेंट लिख रखे थे। अब क्रांति का कुछ भी पूछ लो मुझसे, प्रकृति पूछ लो, क्या निर्णय रहा, क्या फाइट रही, कैसे हुई, उन सब में निष्कर्ष में मैं वो स्टेटमेंट चिपका सकता था। तो मैंने चैट जीपीटी के यहाँ पर यूज किए वैल्यू एडिशन में, तो ये मेरे काफी काम आई, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 24 का ऐसे हो गया मेरा, और ऐसे करते करते 24 में जो फिर हो गया मेरा इंटरव्यू कॉल, मेंस पास हो गया मैं, और मेरा संभाग था जोधपुर। और इस बार काफी अफवाह थी कि जोधपुर संभाग से सिलेक्शन हो नहीं रहे और अपने संभाग सबसे कम सेलेक्ट हो रहा है, वो भी डर साथ में था मेरा। मेंस हो गया, तो इंटरव्यू की तैयारी करने मैं यहाँ पर आया वापस स्प्रिंग बोर्ड में, वापस छुट्टियां उटियां लेके, और मैं आया यहाँ पर। कुछ क्लासेस ली थी मैंने दिलीप सर की, कुछ ली थी अभिषेक सर की। तो उन क्लासेस में मुझे ये पता चला कि इंटरव्यू को अपनी ओर मोड़े। अपन अगर इंटरव्यूअर को कुछ ऐसे अपन देंगे ना नोटिफिकेशन कि सर इस संबंध में कुछ पूछा जाए, तो मैंने वो कोशिश की ऑल ट्राई करने की। अब मैं गया, मैंने कविता वचन हो भी रखी, क्योंकि मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय था कि भगवान मेरे साथ है और मेरा बोर्ड तो मंजू शर्मा का आएगा और मैं उन्हें सुना दूंगा कुमार जी की 2 कविताएं और अपन एसडीएम। तो मैं पूरा तैयार होकर गया था, ये सच में मेरे अंदर बिलीफ था। मैं गया वहां पर, और जैसे ले जाते हैं इंटरव्यू वालों को, वहां रखा रहता है एक डब्बा, एक जिसमें अपने टोकन रखे रहते हैं, टोकन नंबर निकालना होता है, आपका कौन सा आएगा। तो मैं ऐसे प्रार्थना करते गया, भगवान 4 नंबर आए, या 3 पहले जाएंगे तो लगभग मैं थोड़ा सेटल हो जाऊंगा। वो जाते ही 2nd नंबर निकल गया मेरा। मैं कहा नहीं नहीं गलती से निकला है, तो कहा अब गलती कुछ नहीं, अब चलो। तो उन्होंने जाके बिठा दिया, मैं था, मेरे साथ एक मैम थी, वो हैंडीकैप थी, और उसके बाद एक जेसीटीओ थे, जूनियर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, वो ऐसे बैठे हुए थे जिन्होंने 2021 का भी दे रखा था इंटरव्यू। और पहला इंटरव्यू था मेरा, तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रखी थी, बीपी बढ़ रखी थी उस समय। तभी अयूब खान उधर से आए और मैंने सिर पकड़ लिया, ये तो मैथ के प्रोफेसर है, और मैंने पीसीएम पढ़ी इतनी थी, अब मैं के मर गए। मैडम गई अंदर और मैं ऐसे पूरी तरीके से टेंशन में आ रखा हूँ, थोड़ा सा ऐसे हो रहा हूँ। तो मैंने देखा यार, ये पास में अपने जेसीटीओ साहब बैठे, इनसे कुछ मोटिवेशन ले यार, ये तो बन चुके हैं अफसर। तो मैंने ऐसे करके पीछे इधर देखा, तो जेसीटीओ साहब, फिर मैंने देखा, मेरा दिल भर गया, हाँ मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, और भी ऐसे ही है। ये देखा तो मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ गया कि यार हाँ, इन लोगों को डर लगता है तो मेरे को लगना लाजमी है। मेरा पहला ही इंटरव्यू है। तो मैडम का चला लगभग 30 मिनट इंटरव्यू। उसके बाद अब मेरे को वैसे क्या पानी पीना, ज्यादा बोलता हूँ तो पानी की बहुत ज्यादा लग जाता है, तो मैं पानी पीने बैठा ही था, मेरे को बुला लिया, चलो चलो चलो। मैं साहब 1 गिलास पानी, तो पीने नहीं दिया उन्होंने, लेके चले गए अंदर। अंदर गया तो मेरे अयूब खान साहब थे सामने, और 4 और आईएएस अधिकारी थे। अब मैंने ये सुना है कि अयूब खान सर जो है, वो कैंडिडेट को थोड़ा प्रेशराइज करते हैं कि ये कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है। तो मैं जैसे ही गया, मैंने पहन रखा था सूट। यहाँ पर किसी ने बोला कि सूट में आप अच्छे लगोगे और पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, तो मैंने डाल दिया सूट। तो सूट पहन के मैं अंदर गया, तो उन्होंने जाते ही पूछ लिया मेरे को, अरे पटवारी हो क्या? मैं जी सर। तो यार पटवारियों की तो हालत खराब है, 14,000 तुम्हारी सैलरी है और सूट डाल के घूम रहे हो। मैं सर सही बात है, हालत तो हमारी खराब ही है, पर सूट तो मॉक इंटरव्यू वालों ने बोला है तब मैंने पहना है। तो अच्छा मॉक वालों ने बोला क्या? तो ऐसे करके वो हंस गए।
वो हंस दिए तो उनके साथ 2-3 मेंबर और थे, वो भी हंस गए। तो मेरे लगा लगभग पहली बॉल अपनी सही गई है। फिर उन्होंने अगले सवाल मुझसे पूछने शुरू किए। वो पूछने शुरू किए लगभग मुझसे पटवारी के संबंध में। अब पटवारी का जैसे मेरे दूसरा सवाल पूछा कि आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हो, तो मेरा दिमाग चला थोड़ा ज्यादा। मैंने कहा अब इंटरव्यू अपनी ओर मोड़ूंगा। तो मैंने बोला, मैं सर पटवारी के स्तर पे मैंने देखा है कुछ प्रक्रियागत और संस्थागत गलतियां हैं जिनको मैं सुधारना चाहूंगा। अब मुझे ऐसा लगा अगला सवाल होगा इनका कि त्रुटियां कौन सी। उनका अगला सवाल था सबसे छोटा एल्काइन कौन सा है। और मेरा दिमाग खराब है कि अब ये क्या पूछ लिया। तो 2 मिनट में ऐसे ब्लैंक हो गया। मैं सबसे छोटा एल्काइन, पता नहीं क्या ही मेरा दिमाग चला, मैंने उसमें बोल दिया ब्यूटाइन। ब्यूटाइन वो C4 होता है, वो नहीं बोलना था, अब बोल दिया ब्यूटाइन। मैं क्या करूं, मेरे याद नहीं आ रहा था कुछ भी, अचानक ही ये पूछ लिया कुछ। मैं त्रुटियां याद कर रहा था दिमाग में, अभी बताऊंगा अभी बताऊंगा। तो ब्यूटाइन बोला तो वो हंस पड़े, ब्यूटाइन यार क्या बातें कर रहे हो यार, ब्यूटाइन थोड़े होता है। अब मैं फिर सोचने लग गया, मैं सॉरी सर मुझे कुछ टाइम दो। फिर उन्होंने कहा चलो एल्केन एल्काइन के फॉर्मूले बता दो मुझे। तो मैंने बता दिया CnH2n+2 -2 और एक केवल 2n होता है, वो बताया। लगभग वो थोड़े ठीक ठीक हो गए। अगला सवाल पूछा मुझसे ओरण भूमि के संबंध में कि ओरण भूमि का विवाद क्या है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक केस था TN गोडा वर्मन केस, जिसमें डिम्ड फॉरेस्ट की कुछ जो संबंध में शिकायतें थी या उनके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए थे। तो मुझे लगा कि यार वो बड़े शानदार पॉइंट रहा मेरा कि सारे 3 मेंबर जो थे वो ऐसे बोल रहे थे वेरी गुड वेरी गुड, ये नई चीज पता चल रही है। और अयूब खान सर वो सामने भूंगले रखे हुए थे, वो खा के ऐसे देख रहे हैं, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। और मैं चाहता था ऐसे 2-4 सवाल मुझे देख ले तो मेरे नंबर मिल जाए, पर वो देख नहीं रहे थे मेरे सामने। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्रिकेट खेलते हो। अब मैंने हॉबी लिख रखी थी मारवाड़ी लोकगीत सुनना और कविता वाचन करना। तो मैंने फिर कोशिश की कि मैं इंटरव्यू को, मैंने कहा नहीं सर मैं कविताएं बहुत अच्छी बोलता हूँ। तो उनका रिएक्शन ऐसा था, क्रिकेट खेलते हो या नहीं। तो मैं साहब क्रिकेट तो नहीं खेलता, कम खेलता हूँ। तो वो बताओ ना आप क्रिकेट खेलते हो नहीं, हॉबी क्यों बता रहे हो। फिर उन्होंने हॉबी से एक सवाल भी नहीं पूछा, मेरी हॉबी भी गई। फिर आगे चला इंटरव्यू, दूसरे मेंबर आए, उन्होंने पूछा अगले क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन पूछे मुझे IR के पूछे। एक मुझको पूछा ड्रग ट्रैफिकिंग जो है भारत में वो कैसे है। तो मैंने ऐसे बताया यहाँ पर एक गोल्डन क्रिसेंट बनता है, यहाँ गोल्डन ट्राइंगल बनता है। IR पढ़ी है सबने। ये ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान 3 देशों का है, ये लाओस म्यांमार और थाईलैंड का है शायद। तो इन तीनों देशों से यहाँ से अफीम आता है भारत की ओर, जिससे भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग ज्यादा होती है। आप देखोगे पंजाब के आसपास एरिया में और नॉर्थ ईस्ट में इन्हीं के कारण होती है ज्यादातर। तो मैंने ये बताए दोनों, ये दोनों बताए, इनके देश बताए। तो मेंबर फिर खुश हुए, लेकिन अयूब खान साहब फिर भूंगले खाने लग गए। तो उन्होंने मुझे देखा नहीं फिर। अब वो मतलब वो ऐसे नहीं कि उनको भूंगले खाने ही थे, वो चाहते थे कि मैं कितना ज्यादा प्रेशराइज हो जाऊं, मतलब कि अपने सवालों से भटक जाऊं। तो काफी कोशिश की उन्होंने, मतलब 4-5 बार में। अब जैसे मुझसे पूछ लिया कि जैसलमेर की हवेलियां क्यों फेमस है। तो मैंने कहा सर पीले पत्थरों की बनी हुई है। तो कि दुनिया की हर हवेली है ना लगभग पीले पत्थरों से बनती है। अब आगे बताओ। तो मैं सर नक्काशी उत्तम है, इसीलिए मुझे बोला हवेली बोलते हैं उनको, नक्काशी उत्तम है। तो और क्या विशेषता है। और तो मैं साहब औषधि रोग का शायद बना होगा कुछ। फिर उन्होंने फिर ऊपर देखा, मतलब नहीं। फिर उन्होंने पूछे कुछ क्वेश्चन मेरे को, कुछ तो अभी मैथ के संदर्भ में पूछा, मैथ में नोबेल किसको मिलता है। तो यहाँ पर मुझे एक इंटरव्यू में पूछा था किसी ने स्प्रिंग बोर्ड में, मैथ में नोबेल किसको मिलता है। तो मैंने सर अभी याद नहीं आ रहा है, अभी मिला है हाल में। तो वहां पर मुझे बता दिया था एबेल प्राइज मिलता है मैथ में, नोबेल नहीं होता। तो वो मैंने वहां भी बोला मैथ में साहब नोबेल नहीं होता, एबेल करके कुछ प्राइज होता है वो देते हैं। तो ठीक है, फिर उन्होंने 30-35-38 मिनट चला मेरा इंटरव्यू। और जनरली जब इंटरव्यू खत्म होता है तो मैंने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है, उसमें ये लिखा रहता है कि वो बोलते हैं कि हम आपको भावी जीवन की शुभकामनाएं देते हैं, आपका भावी जीवन उत्तम हो और आप अच्छे अधिकारी बने और ये बने। पर अयूब खान साहब मेरे को देख के बोलते हैं 38 मिनट बाद, साहब अब आप जाओ। अब वो सुना तो मुझे लगा यार काम तो खराब हो गया, इनको पसंद नहीं आया मैं। चलो मैं जाते जाते थैंक यू कर देता हूँ। तो मैं वहां से उठा तब उदास था, तो मैं थैंक यू कर नहीं पाया। वो गेट पे जाके मैंने कहा थैंक यू सर। तो उन्होंने कहा अब जाओ, हम थैंक यू देख लेंगे। तो ऐसा मेरा इंटरव्यू रहा। और इंटरव्यू के बाद मुझे लगा नहीं मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे, अभी चूंकि मार्क्स नहीं आए, इंटरव्यू के आएंगे तो पता चलेगा कितने दिए उन्होंने। पर मेरे हिसाब से मेरा जो इंटरव्यू था वो 40 मिनट चला था। मेरे बाद जो JCTO साहब थे, मैं रुका उनका इंटरव्यू देखने के लिए, इनका कितना चलता है।
तो वो भी बेचारे अपने बीपी बढ़ा के बैठे थे, वो गए अंदर और उनको 20 मिनट में निकाल दिया बाहर। हाँ, जेसीटीओ साहब को 20 मिनट में ही रवाना कर दिया। वो बाहर आए तो मैंने कहा साहब मेरी तरफ तो देखा भी नहीं, तो मेरे सेम ईयर मुझे भी नहीं देखा। तो मतलब कुल मिला के मैंने देखा कि वो ये इनका पैटर्न है। अगर अगली बार आप में से किसी का आए अयूब खान साहब का पोर्ट, तो आप ये देख लेना वो जानबूझ के अपने को प्रेशराइज करते हैं कि अपन कितने समय तक ये हैंडल कर सके। तो अपने दिमाग में ये लगता है यार 6 महीने से इसकी तैयारी कर रहा हूँ, इंटरव्यू 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 सोचता हूँ रोज, और आज जब जुलाई में इंटरव्यू आ रहा है तो सामने ही नहीं देख रहा आदमी, इतना पड़ा हुआ किस काम का। तो ये बेसिकली मेरे हिसाब से उनकी टैक्टिक्स थी। और किसी ने मुझे ये कहा था कि अयूब खान साहब लंबा उसी का लेते जो उन्हें लगता है कि ये पसंद आ रहा है उन्हें, या उसके आंसर पसंद आ रहे हैं उन्हें। तो इस हिसाब से मेरा लगभग इंटरव्यू चला। इंटरव्यू के बाद अभी 15 अक्टूबर, वैसे जनरली इंटरव्यू के दिन ही रिजल्ट आता है, जिस दिन खत्म होते हैं ना उसी दिन रिजल्ट आता है। इस बार इंटरव्यू खत्म हुए 14 अक्टूबर को, और मुझे लगा 14 अक्टूबर की रात को ही ब्लास्ट होगा, क्योंकि 15 को मेरा बर्थडे था। मैंने बर्थडे बहुत ही कम मनाए, मैं चाहता था इस बार वाला बर्थडे शायद मना लूं, 2-3 दिन इंटरव्यू आगे खिसक जाए। पर वो भगवान ने क्या ही सोची, 15 अक्टूबर को रिजल्ट निकालना चाहा उन्होंने। 8:30 बजे तक तो मेरा बीपी बढ़ा हुआ रहा। 8:30 बजे मेरा रिजल्ट आ गया और मेरी रैंक आ गई 67। अब कहने को तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, मोमबत्ती से पढ़ लिया, अगरबत्ती से पढ़ लिया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। ठीक है, मेरा टारगेट यह था कि मैं लगभग दिन में 12 से 13 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन वो टारगेट कभी पूरा हुआ नहीं आज तक। ठीक है, 8-10 में मेरी गाड़ी थक जाती थी, आपकी भी थक जाती होगी अगर कोई सामान्य इंसान है। कुछ लोग होंगे जो बैठते थे, मेरे साथ एक दो मेरे दोस्त थे जो 15-15, 16-16 घंटा बैठ लेते थे, फिर उनके दिमाग में वो चीज आती नहीं थी, वो सिर्फ बैठते ही थे। तो मुझे ऐसा लगता है 10 घंटे या 8 घंटे तक मेरे ब्रेन की कैपेसिटी इतनी है, इतने तक वो इन्फॉर्मेशन ग्रहण कर सकता है, उसके बाद नहीं लेता वो। बिहेवियर पढ़ा है आपको? बिहेवियर नहीं हुई अभी, आप आएगी संवेदी मेमोरी और ये सब मेमोरी सिस्टम आएगा आपके बिहेवियर में। तो मुझे ऐसा लगा मेरा मेमोरी पावर 10 घंटे की बैटरी पे चार्ज होता है, तो मैं 8 से 10 घंटे मैं कोशिश करता था। वैसे लक्ष्य तो मेरा हमेशा 13 ही रहता था, पर जाता 10 तक था, मैं खुश हो जाता था 10 में, और इतने घंटे पढ़ाई होती है। ठीक है, अब आप वे एग्जाम के दौरान का बोल रहा हूँ, पहले से 7 ही होती थी, एग्जाम के दौरान मैं 10-12 घंटे तक चला जाता था, और 6 दिन तक ऐसे पढ़ लेता था। 7वें दिन संडे होता था तो उसको फंडे बना लेता था मैं, और रीले देखता था, मूवी वूवी देख लेता था। और सीधी सी बात है, ये आप लोग यही करते होंगे। अब कौन सा आप उपन्यास पढ़ते हो? सभी रील ही देखते हैं अभी तो, या कहीं घूमने जाते हैं, और क्या करते हो? तो वही करता था मैं भी, और ऐसा कुछ अलग मैंने किया नहीं। मुझे लगता है मैंने कुछ इनोवेशन की है तो वो चैट जीपीटी की कुछ हेल्प ले ली वैल्यू एडिशन में, और मैंने टेस्ट पेपर ज्यादा लिखे थे, लगभग 50 के समथिंग पेपर तो इजीली लिखे मेंस के दौरान। उससे पहले 50 लिख चुका था मैं, तो 100 पेपर मैंने लिख लिए थे। 100 पेपर मैंने लिखे तो मुझे ये पता चल गया कि आंसर कैसे बनता है, या आंसर चेक कैसे होता है, ये मुझे समझ में आ गया था, सामने वाले की फिलोसॉफी। वो मैंने बड़ी अच्छी तरीके से यूज की उसको। क्या है कि इसमें ये होता है, 10 लाइन या 20 लाइन देते हैं अपने को जो 100 शब्द की, उसमें ये क्या वो नहीं चाहते कि ये आप एक ही पॉइंट पे सेंटर्ड रहो। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि 1857 की क्रांति भारत की एक विफलता है कैसे, ऐसे उन्होंने पूछ लिया नेगेटिव में, विफलता बतानी है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर कुछ जो आरंभ है उसका मेरे हिसाब से कुछ कथन ले लो, या किसी की बुक का सहारा ले लो। नाथूराम खड़गावत की बुक है, एक प्रिचार्ड की बुक है, ऐसी कई सारी बुक है, उनका सहारा लेके और कोई भी स्टेटमेंट एक छोटा सा उनका याद आए तो लिख लो कि ये नाथूराम खड़गावत ने कहा था इस बुक में। उसके बाद उत्तर स्टार्ट करो। यहाँ से उत्तर की जो मेन बॉडी है उसमें 60-65% जो है वही लिखो जो उत्तर की डिमांड है। जैसे इसमें विफलता कैसे है, राजा साथ नहीं दिए, और कैसे विफलता है, और तो हथियार की समस्या थी, कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, एक समय पे नहीं हो पाई, कमल और रोटी का सिद्धांत था अपने पास, उनके पास संचार तंत्र बेटर था, और भी कई सारे। बहादुर शाह जफर को राजा बना दिया जबकि उसके अंदर वो अभिप्रेरण शक्ति नहीं थी कि लोगों को एक साथ ले सके। ऐसे कई कारण थे अपने पास, वो सब लिख दो इसमें। और लिखना भी ऐसे है, ये डालो लाइन, यहाँ लिख दिए, कुछ यहाँ लिख दिए, बस पॉइंट पॉइंट ही बताओ। बहादुर शाह जफर का कुशल नेतृत्व का अभाव, बस इतना ही। ये नहीं कि फिर वो लड़े नहीं, ये नहीं किया, रामायण नहीं लिखनी, यहीं पे इतना खत्म हो गया। अब उसके बाद विफलता कहना क्यों गलत है ये बता दो 2 लाइन में, कि इसलिए विफलता कहना गलत है क्योंकि इसके बाद भारत जो है वो अहिंसक की ओर बढ़ गया था। इसने एक मोटिवेशन प्रेरणा के रूप में कार्य की, इस पर एक बुक लिखी थी,
सावरकर जी ने, और भी कुछ जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का भाग है। ऐसे कुछ 4-5 पॉइंट बना के सफलता लिख दो, उसके बाद इसमें लिखो कंक्लूजन। जनरली मैं क्या करता था कंक्लूजन में कि अब ये चीट कोड कह सकते हैं इसको, क्या मतलब सही चीज नहीं है, बहुत ही रेयर प्रयोग करो इसका। इसका ये कि मैं किसी फेमस व्यक्ति का नाम लिख देता था और स्टेटमेंट बना देता था लास्ट समय में। मुझे पता है कि अब गांधी जी ने तो कितना ही बोला होगा स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, आपको और मैं तो क्या जिंदगी भर पढ़ते रहे तो भी याद नहीं हो जाएगा। मैं ऐसा बोला महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि ये एक पहला हथौड़ा था और इसके बाद में पूरी ब्रिटिश साम्राज्य की नींवें हिल गई, और ऐसा करके कोटेशन लगा दो उसको। तो अब अगर सामने वाला बहुत ज्यादा ही कोई स्कॉलर है तो आपके नंबर कट जाएंगे यहाँ पे। ऐसा कहाँ बोला गांधी जी ने, पर मुझे लगता है कि यार इतना तो वो क्यों जाएगा, कि गांधी जी ऐसा बोल के गए हैं, हो सकता है अपनी रफ कॉपी में लिख के गए हो, तो लिख दिया करो ऐसा। मतलब उसी जगह लिखो जहां पर आपका है ना सही बैठ सके। अब यहाँ महात्मा गांधी सही बैठते हैं, यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन सही नहीं बैठेंगे। अपन वो लिख दिया कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि पहला हथौड़ा था, तो अपने नंबरों पे गिरेगा हथौड़ा। तो कुछ ऐसे चीजों का प्रयोग कर सकते हो जिसको अपन बोल सकते हैं क्रिएटिव लिबर्टी, वो आरएस के एग्जाम में काम आती है। जैसे वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट दे दो ना, जैसे अभी इस बार एमएसएमई का कोई क्वेश्चन था, तो मैंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला दिया कि एमएसएमई की तो भारत में ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब बढ़ तो रही, सबको पता है ग्रोथ बढ़ रही है, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया होगा क्या पता, तो रिपोर्ट का लिखा है मेरे हिसाब से, उसमें वो सोचेगा कि इसको कुछ नॉलेज तो है, कुछ मैगजीन पढ़ के आया है, तो वहां पर अपना थोड़ा सा नंबर बढ़ता है आधा। तो ऐसे कुछ प्रयोग करो आप, ये कि तब आएंगे जब आप बहुत ज्यादा दोगे इसको, ये ऐसे नहीं आएंगे मैं सुनाऊंगा और आप समझ जाओगे। तो मैं खुद ही ऐसे देखा हूं, मैंने खुद प्रयोग किए ऐसे। अपनी कॉपियां तो मेरे जैसे भाई चेक करते थे, मैं यहाँ लिखता था वर्ल्ड बैंक, वो फिर स्पेशली उसको मेंशन करते थे, वेरी गुड क्या लिखा है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता दी, क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसी कोई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई है। तो मुझे लगा कि यार जब ये इतना नहीं सोच रहा है, तो वो जब कॉपी चेक करने सुबह से आया है, वो भी इतना तो ज्यादा नहीं सोचेगा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी देख लूं मैं, कोई ऐसी आई है एक पॉइंट इसका देख लूं, तो नहीं देखते। पर इतने ज्यादा भी मत फेंकना कि आप ही वर्ल्ड बैंक बन जाओ, कि बिल्कुल ये भी वर्ल्ड बैंक से, ये एमएनएसटी से, ये उससे आ गया। तो एक आध फैक्ट आप ऐसा यूज कर सकते हो, बहुत ही कम करना, पर एक आध आपको जरूरत लगे कि आंसर को इफेक्टिव बनाता हो तो एक आधा कर लेना ऐसा फैक्ट यूज। इसके अलावा जो मुझे एक बड़ी चीज लगी है वो लगी कंसिस्टेंसी की, कि कुछ लोग कहते हैं कि लगातार पढ़ सकते हैं हम 30 दिन 35 दिन 40 दिन, तो भाई मुझसे तो पढ़ा नहीं गया, ठीक है, और सामान्य व्यक्ति से नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि जिंदा व्यक्ति के अगर आप हार्ट का ग्राफ देखोगे तो वो ऐसे ही आएगा, ये ऐसा एक ही समय आता है, भगवान करे आपका ना आए, ठीक है। तो वो है, कभी घी गणा तो कभी मुट्ठी भर चना, वही चलेगा आपके साथ भी। कभी 12 घंटे पढ़ाई होगी तो कभी 7 हो जाएगी, पर लगभग ये रखना कि 7 दिन में एवरेज 70 का रख जाए, 10 घंटे तक का आ जाए, 8 घंटे का आ जाए, पर रखना इतना ही, ठीक है। बाकी ये तो मैं नहीं कह सकता कि हर दिन आप 12 घंटे ही जाओ, नहीं जा पाओगे। ह्यूमन ब्रेन है, आपको धोखा दे जाएगा, कभी दोस्तों के साथ चले जाओगे, कभी कहीं और चले जाओगे, कभी बधाई हो देख लोगे। तो ये मेरी यही सलाह है। बाकी आप सब समझदार हो, 1-1 लाख रुपए दे के यहाँ पर आए हो, तो पढ़ना तो चाहते ही होंगे। और एक मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मेरा बैच था B11, बहुत अच्छा बैच था, मेरे सारे भाई है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, पर वो क्या उसमें ग्रेजुएशन के दौर पे थे और बेचारे 12वीं से पढ़ के ताजा ही निकले थे, वो चाहते थे थोड़ा सा एंजॉय हो, तो बेचारे वो थोड़े मस्करे स्वभाव के थे, और मैं भी उनके साथ था। लेकिन मेरा क्या, उधर पटवारी की जॉब चल रही थी, मैं छुट्टियां लेके बैठा था, घर के 14,000 रुपये कटा रहा था इधर, इसलिए फिर मैंने यार वो मैं बड़ा गुस्सा हो जाता था, यार क्या रंगारंग, यूट्यूब पे देख लेना रंगारंग, क्या रंगारंग, उनका रंगारंग का बहुत ज्यादा रहता था, रंगारंग कार्यक्रम करवा दो, एक रंगारंग कार्यक्रम हो गया, एक कविताएं बुला लो, हमसे हमसे डांस करवा लो। अरे यार आरएस बनने डांस करने आए यार, तो ये उनके शौक थे। और मैं मतलब ये होना चाहिए लाइफ में, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप पूरे संति संति बन जाओ घर जाके सीधा ही, पर ये होना चाहिए, पर स्टडी के टाइम तो कम से कम बचाए इसको। अब सुबह मेरा एक दोस्त, मैं किसी ऐसा ही के था बैच में, वो बोला सर मस्ती के साथ कैसे पढ़े। अब यार मस्ती के साथ मैं तो नहीं पढ़ पाया, मैं किताबों को गुदगुदी कर लिया कर भाई, हो सकता है थोड़ी मस्ती भी हो जाए और तेरी पढ़ाई भी हो जाए। इसके अलावा तो पढ़ाई तो भाई एक तरीके से ही होती है, ठीक है। 4-5 साल मैं पढ़ा हूँ, मेरे से तो हुई नहीं दूसरी पढ़ाई, ठीक है, तो मैंने उसी हिसाब से पढ़ा है। अब किसी भाई का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, तो पूछे। कोई सवाल नहीं है? अरे यार कुछ तो पूछो यार।
तो अभी कितना टाइम हुआ बैच चालू है? अच्छा 3 महीने हुए। अच्छा तो अभी तो आपसे ही पूछ रहे सब सवाल। कविता देखो मैं, अभी वो भैया बोल के गए कुमार विश्वास की याद करो, मैंने याद की वो आई नहीं, इसका मतलब वो कविता अच्छी थी नहीं। ठीक है। मैं वीर रस की कविताएं बोल लेता हूँ। तो वीर रस की कविता मैं आपको सुना सकता हूँ एक। वो क्या है कि जब मैं मोटिवेशन ये क्या अपन तैयारी करते हैं ना, रोज 10-10 घंटे पढ़ते हैं तो अपना थोड़ा सा है ना, तो थिंकिंग थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। मेरे को ऐसा लगता है यार क्या कुछ हो ही नहीं रहा है, संकट पे संकट आ रहे हैं यार, समस्या आ रही है, कभी ऑफिस जाना पड़ रहा है, कभी कुछ काम दे दिया मेरे को तो वो भी करना पड़ रहा है मेरे को, तैयारी हो नहीं रही है, 2-4 दिन से मूवी देख रहा हूँ, तो ये नहीं देख लेता था मैं। तो इसलिए मैंने उसमें एक कविता पढ़ी थी, और वो मैं उन कवि का नाम अभी मेरे याद नहीं आ रहा, शायद केदारनाथ अग्रवाल था या कुछ और था, सॉरी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। पर वो कविता बहुत शानदार थी, मैं आपको बता देता हूँ। वो कविता ये थी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, ये कैसे सतपथ की और अपने चुनौतियां ना अपने को कैसे अच्छे रास्ते की ओर लेके जाते हैं उसके ऊपर थी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। तो ये कविता थी कि किस प्रकार से विघ्न हमको जो है वो सही रास्ता दिखा देते हैं। तो वो चैलेंजेस आएंगे। मैंने कई सारे ऐसे स्टोरी सुनी है कि मुझे पड़ोसी ने ताना मार दिया इसलिए बनूंगा आरएस, ये तो कोई तरीका हुआ नहीं भाई। आप भी किसी के पड़ोसी हो, ठीक है, ये सोच के अगर आप तैयारी कर रहे हो तो गलत कर रहे हो भाई, ठीक है, ये तो आपके इंटरनल मोटिवेशन पे डिपेंड करता है, वरना ये मोटिवेशन तो नहीं चलेगी। मैं आपको कितना भी समझा दूंगा आपके काम नहीं आएगा, आपकी खुद की मोटिवेशन ही आपके काम आएगी। एक हमारे मारवाड़ी में कहावत है, मारवाड़ क्षेत्र से कितने यहाँ पर घना ही है, तो उसमें कहावत है कि अकल हियम उपजे, अकल हियम उपजे दीना लागे डोम, पशु और देन डोम, पशु के क्या चिन्ह बनाते हैं शरीर पे ताकि अपना पशु याद रहे, वो दिए जाते हैं, अकल नहीं दी जाती, अकल तो खुद आएगी आपको, ठीक है ना। ये मोटिवेशन जो है मैं आपको कितना ही गाइड कर लूं, कितना ही बोल दूं, आप तो नहीं बनोगे, आप बनोगे अपने स्तर से, तब आप खुद को खुद ही मोटिवेट कर सको। क्योंकि रात को 12-1 बजे कोई टीचर आपको नहीं आने वाला कि साहब पढ़ लो, आप वो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। पर इसमें यही है कि आप 2-4 ऐसे दोस्त देख लो या रैंकर देख लो। अब मेरे क्या दिक्कत एक थी, मेरे साथ कोई ऐसा पढ़ने वाला स्टूडेंट मेरा दोस्त बना ही नहीं कभी, मेरे सारे दोस्त, सॉरी भाई, मतलब पढ़ते पढ़ते भाई आरएस की तैयारी नहीं करते, मतलब ये बोल रहा हूं मैं, आरएस वाले दोस्त नहीं बने मेरे। जैसे बैच में आया तो कम समय के लिए आया, तो पढ़ने वाले वो बने नहीं दोस्त, 2-4 दिन आए तो मुझे भी वही अच्छे लगते थे जो गप्पे मारे मेरी तरह और अपने साथ चले, तो वही लड़के रहे साथ में। अब वो क्या था कि तैयारी में वो काम नहीं आ रहे थे ना। फिर मेरा एक कोई स्कूल का फ्रेंड था, यहाँ पर देता था पेपर, उसको मैं टारगेट मानता था यार इससे आगे निकले, तो वो मेरे से आगे निकलता था, कभी मैं उससे आगे निकलता था। तो यही है, आप यहाँ पर है ना एक टारगेट सेट कर लो कि अपने को मतलब यहाँ पर रैंक लाना है, या अपने को कोई टॉपर है उससे आगे आना है, इस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हो। और रैंक देखो ये है ना, चाहे कितनी बातें कहे, रैंक जो है अनप्रेडिक्टेबल है। मुझे आज से 5 दिन पहले पूछते आपकी कितनी रैंक आ रही है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कितनी आएगी, क्योंकि इसका कोई प्रिडिक्शन ही नहीं है यार। ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़े क्या बता दूं मैं आपको ये कट कटा के इतने आ जाएंगे, देने वाला मुझे 10 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर भी दे सकता है और 7 भी दे सकता है, इसका कोई आकलन नहीं है। और ना तो मैं किसी कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं। तो रैंक बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, पेपर भी अनप्रिडिक्टेबल है। इसमें आप यही कर सकते हो, अपने प्रति ईमानदार रहो, ईमानदारी किसी और के प्रति नहीं, अपने प्रति रखो। जितना छोटा आपका फ्रेंड सर्कल होगा, जितने कम आपके दोस्त होंगे, उतनी आपकी सफलता इजीली होगी। मेरे जयपुर में तो बहुत ही कम दोस्त थे, ये मेरा भाई प्रवीण दानी था मेरे साथ, तो मेरे कुछ भी समस्या होती थी मैं इसको कॉल कर देता था, तो ये अपने साथ, अब उसको पता था समस्या तो हल नहीं हो सकती थी, कुछ ऐसी बातें कर ले कि मेरा मूड फ्रेश हो जाए, और हम लोग गप्पे लगा लेते थे 1 घंटे, और मैं फिर मूड फ्रेश, फिर पढ़ने लग जाते थे अपन। तो ऐसे आप फ्रेंड सर्कल छोटा रखें, बड़े फ्रेंड सर्कल ना रखे कि 10-10 घंटे आपको जाने नहीं दे कि भाई एक और गप हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ की जर्नी में तो कई सारी चीजें आएगी आपके साथ, आ भी रही है, और जो आप है
मेरे हिसाब से तो एक गोल मान के चलोगे और ज़्यादा एग्जाम नहीं दोगे, क्योंकि मैंने कई सारे स्टूडेंट देखे जो मुझसे भी ब्रिलियंट थे, पर वो छोटी जॉबों में अटक के रह गए क्योंकि वो ज़्यादा एग्जाम देते थे। आज जेल प्रेरी दे दिया, कल चतुर्थ श्रेणी अधिकारी दे दिया, परसों वो दे दिया कोई एग्जाम कांस्टेबल का, तो वो उस चक्कर में रह गए बेचारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम दे रहे थे। अपनी एनर्जी को इतनी ज़्यादा डाइवर्ट मत होने दो, एक एग्जाम की तरफ रखो, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकता है उतने दो, और चिल रहो। लंबी दौड़ है, मैराथन है, इसमें क्या है कि बहुत जल्दी जो तेज दौड़ता है ना मैराथन में, उसका क्या हाल होता है पता है आपको? भाग मिल्खा भाग देखी किसी ने? उसमें एक दौड़ता नहीं है सुरेश कुमार, वो थोड़ी देर जाके गिर जाता है। तो ये लंबी दौड़ है, मैराथन है, इसमें ऐसे मत दौड़ना कि 15 घंटे पढ़ूंगा रोज, वो फिर नहीं होगा काम आपका, ठीक है? मैंने तो दो चार उदाहरण सुने, वो कह रहे थे हम दूध पास में रख के बैठते थे, दही बनता तब तक पढ़ते थे। मैं भाई ये तो यार हद हो गई, ऐसे तो नहीं पढ़ा जाता, ठीक है? पढ़ा तो भाई ऐसे जाता है जब तक दिमाग में चीजें जा रही है, और जनरली 8 से 10 घंटे तक आप पढ़ सकते हो आराम से। अब जैसे बैच चल रहा है तभी तो 6-7 घंटे हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। इसका रिवीजन रखो। एक रिवीजन का मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ, जो मेरे पास एक फॉर्मूला था 147 का। आपको किसी को याद है ये? जो चीज आज आपने पढ़ी है आज ही रिवाइज कर दो, एक चौथे दिन रिवाइजन कर दो। सर ने बताई थी एक सातवें दिन कर दो। ये वास्तव में एक साइंटिफिक थ्योरी है कि इससे करेंगे तो अपना क्या दिमाग में ये चीज स्टेबलाइज हो जाएगी जल्दी, और उसके बाद तो जब भी टेस्ट आए तभी याद करो। पर 3 बार लगातार आपकी आंखों के सामने गुजरेगी चीज तो याद हो जाएगी, जनरली हो जाती है। उसके बाद अपनी अपनी कैपेसिटी पर है, पर याद हो जाती है। और इसके अलावा रिवीजन तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना करो। बुक्स के लिए मैं बता सकता हूँ आपको। अब किसी को ये प्रॉब्लम है कि नोट्स से सवाल नहीं आ रहे, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? अच्छा, किसी को लगना चाहिए। तो पेपर देखो, लगना चाहिए, ये सवाल आने भी चाहिए आपके दिमाग में। तो वो कारण है बिल्कुल। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ही आरपीएससी पता नहीं कहां से उठा रहे हैं, यहाँ के नोट्स का दुनिया के कहीं से नोट से नहीं आ रहे वो कुछ। एक क्वेश्चन आ गया हमारे रेस जूडी काटा क्या है, पर वो 5 नंबर का ही था, उससे कोई रैंक डिसाइड नहीं हो रही है, क्योंकि कट ऑफ ऑफ जा रही है। यार देखो, अब यहाँ पर तो अब 800 में 800 लाने नहीं है, तो कंटेंट जो है मैं आप थोड़े बहुत एक्सप्लोर करोगे तो अच्छा रहेगा, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा उसको। पर कंटेंट निश्चित जरूर रखना, ऐसा नहीं हो कि पोथा ही बना लो पूरा, ठीक है ना? कि मैं पबेड में दिग्विजय सर के भी पढ़ लूं, लक्ष्मीकांत की बुक भी डाल दूं, और भी 4-5 बुक डाल दूं, फिर वो इतनी हो जाएगी पबेड, वो आपसे एक साल में रिवीजन नहीं होगा उसका। इसलिए अपना कंटेंट बहुत छोटा से छोटा रखो, क्योंकि वहां चीजें लिखनी है, ऑब्जेक्टिव गैस नहीं करने, वहां पर लिखनी है चीजें। पबेड में कुछ ही पूछो ना सामान्य के विशेषज्ञ। मुझे एक फुलटन कमेटी याद है, वो इस संदर्भ में बनी थी। मैं निष्कर्ष में कुछ भी लिख सकता हूँ फुलटन कमेटी का, क्योंकि इसकी रिपोर्ट ही लगभग 2000 पेज की होगी। तो पता नहीं क्या लिखा है फुलटन ने 2000 पेज में, कुछ भी लिख दो सामान्य के विशेषज्ञ भाई है फुलटन कमेटी, जाके देख लो। तो ये जो है वैल्यू एडिशन करो आप, पर कंटेंट कम रखो। जितना कम कंटेंट रखोगे उतना ज्यादा रिवीजन होगा। मल्टीपल रिवीजन ही आपकी मैं मानता हूं सफलता का आधार है। क्रिकेट कितने लोग देते हैं यहाँ पर? क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? यहाँ भी अल्पसंख्यक है। क्रिकेट देखा करो, क्रिकेट बढ़िया गेम है। उसमें एक प्लेयर है विराट कोहली, जानते हो आपको? विराट कोहली की एक खासियत है, वो मुझे बड़ी बड़ी शानदार लगती है। उसको आप ऑफ साइड में बॉल डालोगे ना, वो कवर ड्राइव ही मारेगा, छेड़ेगा और मारेगा कवर ड्राइव ही, वरना आउट हो जाएगा, वरना कवर ड्राइव मारेगा। वो तीसरा शॉट खेलेगा ही नहीं वहां पर। कुछ भी बॉल डाल दो आप, कभी आप विराट कोहली को ये करते नहीं देखोगे, या आगे बढ़ के आगे नहीं खेलेगा, वो कवर ड्राइव ही मारेगा। वो कारण है, उसने वो उसका बेसिक इतना स्ट्रांग है, शुरू से ही उसका बेसिक स्ट्रांग है। वो आप जब भी डालोगे उसका कवर ड्राइव ही निकलेगा, क्योंकि उसने एक ही शॉट प्रैक्टिस की है, और दुनिया में उससे बेटर कोई कवर ड्राइव नहीं खेल सकता। एक ब्रूस ली का कथन है कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 10,000 मूव जानता हो, मैं उस आदमी से डरता हूं जो एक मूव कोई प्रैक्टिस 10,000 बार कर चुका हो, उसकी एक मूव ही मुझे मार देगी। ये बात है, जितना कम नोट्स, जितना ज्यादा रिवीजन, उतनी ही ज्यादा आपकी इफेक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और आप उतना ही अच्छा कर पाओगे। तो ये था मेरा गुरु ज्ञान। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ये तो आप जब अनुभव करोगे तभी पता चलेगा। मैं देखो, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं इतना हवा में नहीं आता, रियलिटी है ये। मुझे लगा रिजल्ट आया, रैंक आ गई, थोड़ी देर मैं भी थोड़ा उछला यार, रैंक आ गई। पर दूसरे दिन जो कि घर में रहते हैं तो ज्वाइंट फैमिली में अपने आप को फील करा देते हैं सामान्य, ठीक है ना? बड़े हो अफसर, तो ऐसे करके अपने को सामान्य फील करवाते हैं।
नेक्स्ट वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अभी से सिलेबस कैसे कवर करे? पढ़ के। फ्री का नेक्स्ट वैकेंसी के लिए अब पढ़ के ही होगा सिलेबस कवर, तो और तो क्या ही बताऊं मैं। अगर आपको कोचिंग की हेल्प लेनी है तो कोचिंग के साथ साथ पढ़ो, अलग से करना है तो कोचिंग के नोट्स पहले उठा के पढ़ लो, और कोई तरीका नहीं है। सर जनरल वालों की क्या कट ऑफ रहती है? वो ओबीसी की और जनरल की सेम ही रहती है प्री में। हालांकि जो फाइनल रैंक डिसाइड होती है उसमें अभी शायद 42 तक ओबीसी में एसडीएम मिल रहा है, जनरल में शायद 26 तक मिल रहा है, ऐसे कुछ है, थोड़ा सा ही फर्क रहता है। अब तो ओबीसी भी जनरल जैसी हो गई है। आपके टेस्ट टाइम पर रैंक कितनी आती थी? अब ये नहीं बताऊंगा यार, कमी आई है पता नहीं यार। रैंक देखो मेरी, मैं बता रहा हूँ, एक बार स्प्रिंग बोर्ड में टॉप में आया हूँ मैं 2023 की वैकेंसी में। एक एथिक्स का पेपर था, उसमें मैं टॉपर था। उस दिन टॉपर आते मैंने उसको फॉर्म किया मैं यार टॉप आ गया मैं। तो एक बार ही मेरी रैंक अच्छी आई है, उसके बाद तो मेरी रैंक लगभग 50 से 120 इसी दरमियान रही है। टॉप 50 में भी नहीं आया, 23 में, 24 में तो मेरी अच्छी आ जाती थी, टॉप 20 में आ जाता था मैं, पर 25 में मेरी ये 23 में मेरी ये स्थिति थी, 50 से 120 वाली, इसी कैरियर टाइम में आता था मैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मानता हूँ टेस्ट सीरीज की रैंक है ना, क्योंकि अपने जैसे लड़के चेक करते हैं। मेरे 2-3 दोस्त है, उन्होंने इंटरव्यू दे रखा है, कॉपियां वो उठाते हैं, उनका कोई दूसरा भाई चेक कर लेता है। तो इतना ज्यादा सीरियस मत लिया करो रैंक को। रैंक को कभी ऊंची आ जाएगी कभी नीचे आ जाएगी। टेस्ट सीरीज की रैंक कोई मायने नहीं रखती, टेस्ट सीरीज में आपकी प्रैक्टिस मायने रखती है। आप 3 घंटे कैसा परफॉर्म करते हो वो बड़ी चीज है, और उससे आप कितना सीखते हो उसके, और जो आंसर की आती है अपनी वो बड़ी शानदार आती है। पता नहीं कौन डिजाइन कर रहा है, जो भी कर रहा है भाई, मैं बोलूंगा भाई शानदार वो जो डिजाइन कर रहा है कि हर चीज उसमें लिख के दे रहा है वो आदमी, इतने इतने फैक्ट लिख के दे रहा है। अगर आप आंसर की पढ़ो वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं काफी सारे, तो नोट से बाहर वो आंसर किसे निकाल देंगे अपन क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? अरे इंट्रोडक्शन नहीं दिया क्या? मैं ये देख लो यहां से हूं। थोड़ा सा और, अरे थोड़ा पास में जाओ जैसलमेर के। बाड़मेर, बाड़मेर में भी पूरे पश्चिमी बाड़मेर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास गडरा रोड है, आप जानते हो शायद। गडरा रोड से, वाह, तो गडरा रोड से ही हूं मैं, और वहां मेरा गांव है बालेवा। वहीं आप बालेवा से हो? रेडोना, बाद में मिलते। तो मेरे गांव का ही है, भाई है मेरा। पर ये मेरा वहीं पर हुआ जन्म, पढ़ाई भी शुरू से वहीं से की है। और 10वीं में मैं पढ़ा था फोगेरा में, जहाँ हमारे प्रिंसिपल थे विनोद सिंह भाटी। उन्होंने काफी गाइड किया था मुझे, और उन्होंने कहा था सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। तो 10वीं तक मेरी पढ़ाई वहीं हुई है। 12वीं बाड़मेर से कर दी, फिर यहाँ आ गए जयपुर, और फिर यहीं से कर रहे हैं। अब सिविल सर्विसेज की कर दी, बाकी पटवारी की यहीं से कर दी। पर थोड़ी सी मेरे क्या है कि लंबे समय तक यहाँ रहने से गैस्ट्रिक की समस्या हो जाती थी। मैं इतना ज्यादा खा नहीं सकता यहाँ का खाना। 5-7 साल खा लिया वो आटा होता है ना, वो लक्ष्मी भोग वाला, उसके कारण थोड़ी सी मेरे हो गई एसिडिटी वाली समस्या हो जाती थी। इसलिए घर से ही तैयारी की मैंने तो, और लगभग अभी 2-3 साल से घर से तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो ये है मेरी जो पूरा परिचय है। इसके अलावा और कुछ पूछना हो तो? अच्छा, मतलब आपकी ऐसे फीलिंग आती है 10 दिन पढ़ने के बाद अच्छा नहीं हो रहा मेरे से, ऐसा? अरे वो तो जनरल ह्यूमन ब्रेन है यार, अब सबके साथ होता है। तो उस दिन ब्रेक लो, बधाई हो देखो। तो उस दिन तो ब्रेक लो यार, ये मतलब दिमाग का इंडिकेशन है, वास्तव में आप समझ नहीं रहे हो। मैं तो बहुत जल्दी समझ गया था। 7वें दिन मूवी देखनी है अपने को, कोई भी बढ़िया मूवी लगाओ और कानों में डालो ईयरफोन और देख लो, 3-4 घंटे मूवी देख लो। नहीं मेरा अभी इसमें क्या हुआ, किस रे? ये मेरे साथ भी होता था, क्लास में मेरे दोस्त मुझे बोलने नहीं देते थे। जब भी बोलता था और पीछे से कुछ न कुछ ऐसा कुछ करते थे मेरी इज्जत का खतरा हो जाता था ये इनके साथ भी हो रहा है बेचारों के साथ। बात यह है कि मेरी जो अभी रैंक आ रही है वो आ रही 67। इसमें प्रॉपर एसडीएम नहीं मिल रहा मेरे को मिल रहा आरपीएस। तो पुलिस सर्विस मिल रही है, अच्छी है पुलिस सर्विस, बढ़िया है, मैंने खुद भरी थी। पर मुझे लग रहा है शायद एसडीएम तक चले जाए, इसलिए मैंने ये 24 का भी दे रखा है। इसमें मेरा इंटरव्यू कॉल हो रखा है। तो अभी मेरा जनरली टारगेट यही है कि अगला इंटरव्यू कैसे अच्छा करूं, इससे अच्छा कैसा कर सकता हूं मैं। तो मैं और कंटेंट उठाऊंगा और ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। अभी तो टारगेट ये है, लॉन्ग टर्म में टारगेट है मेरा यूपीएससी का। अब देखो मैं कितना इसको कर पाता हूं परस्यू, अब वो तो समय बताएगा। बड़ी घोषणाएं नहीं कर सकता, पर तैयारी जरूर करूंगा एक बार, फिर देखो क्या होता है, सब भगवान के ऊपर है। मेरी एज 15 अक्टूबर को 25 साल की हो गई। मेरा 15 अक्टूबर 2000 को जन्म है,
और 25 साल का हो गया था, मैं 20-21 साल में आया था। मतलब मैंने 2017 में जब 12th पास आउट की थी तो मैं सोचता था 21 साल की उम्र में आरएस बनूंगा, पर बन नहीं पाया क्योंकि ये लंबी जर्नी है। कल मुझे एक और भाई मिला था, वो बोल रहा है कि यार टेस्ट सीरीज और कोचिंग तो करनी है पर उसमें 22 महीने लगते हैं। अभी वो ग्रेजुएशन शायद चल रही है उसकी, 22 महीने में मैं नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं मेरे पास देने को। तो मैं यार मुझे बताओ 2-3 महीने में अधिकारी कैसे बने? ये बन सकते, बन सकते। उसके लिए वो दूसरी वैकेंसी है चतुर्थ श्रेणी अधिकारी वाली उससे बन सकते हैं अपन। बात यह है कि ये लॉन्ग, मजाक से इतर, बात यह कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये मैराथन है। इस बार मेरा हो गया, अगर नहीं होता मैं अगला देता, ये मेरे दिमाग में क्लियर है। मैं 100% अगला अपना अगला अटेम्प्ट देता और इससे तेज देता और अच्छे करने की कोशिश करता। और यही मोटिवेशन है, बेसिकली मोटिवेशन यही है। अब अगर आप मोटिवेशन रीलों से हो जाते हो कि डिप्टी की गाड़ी के ऊपर ऐसे बत्ती चलेगी, तो फिर आपका मोटिवेशन जल्दी खत्म होगा भाई। वो मोटिवेशन लंबे समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि आप नौकरी लगोगे ना, 4 दिन बाद ये भी हवा निकल जाएगी कि अब डिप्टी बन गया है, वो एसडीएम बन गया, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मोटिवेशन नहीं है। लॉन्ग टर्म आपका मोटिवेशन क्या है? कुछ सोसाइटी में चेंज लाना है, इतना ज्यादा तो नहीं ला पाओगे, पर अपने स्तर से कुछ भला कर दो, कुछ लोगों का, कुछ लोगों को कुछ काम कर दो, तो आपको कुछ लोग याद भी करें और कुछ नाम भी हो। मेरे इलाके में कुछ ऐसे एसडीएम रह के गए जिनको आज भी लोग याद करते हैं कि यार क्या अच्छा काम करके गए थे वो साहब। तो अभी ग्रामीण में उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है। एक मोहनदान जी करके अधिकारी है, वो ओएसडी लगे हुए अभी सीएमओ में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो आज भी बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में उनका खूब नाम चलता है कि वो इतने अच्छे अधिकारी रह के गए। तो ऐसे कुछ अधिकारी है, वो अपने लिए आज भी आदर्श का कार्य करते हैं। यदि आप उनको फॉलो अप करते हो या अपने आप को ऐसे बनाना चाहते हो, तब तो ये आपके काम का है। बाकी तानों वानों से पढ़ते हो तो यार मेरे हिसाब से तो वो फिर तैयारी काम की नहीं है। कि मैं किसी से देख के मोटिवेट हो गया और मैंने, उसने मुझे बोल दिया कि आरएस कैसे नहीं बनेगा तो मैं बनने आ गया, वो काम नहीं करेगा। अपना खुद का सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, वही सबसे बड़ी चीज है कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ अपने स्तर से। और बेसिकली आप ऑनेस्ट रहोगे इंटरव्यू में भी कि सर मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैंने कुछ गलतियां देखी, मैं उनको सुधारना चाहूंगा, तो इंटरव्यू मेंबर भी समझेंगे कि यार हाँ। आप ऐसे बोलोगे मैं देश को बदल दूंगा, तो साहब आज बदले निकाले बदले, देश अब नहीं बदले, अब अपना घर बदली जाए तो ही बड़ी बात है। ठीक है, तो मोटिवेशन खुद का है, खुद को अपने आप को लक्ष्य देना पड़ेगा, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आपका आईना आपकी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज ही आपको बता देगी आप कहां पर खड़े हो, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि मेरी स्थिति कैसी है, वो टेस्ट दे दो अपने आप पता चल जाएगा 2000 लड़कों में कहां पर स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज में कभी भी रैंक आती है तो उसको ऐसे किया करो जैसे मैं करता था। जैसे मेरी 7 रैंक आई है आज, तो -100 +100, इसी बीच में, इसी रेंज में मैं अभी हूं, यही रेंज रहती है। और टेस्ट सीरीज में कॉपी कैसे चेक हो, 100 प्लस माइनस कर दो, रियल रैंक आपकी वहीं पर है आरएस में भी, अटक भटक के आप इसी रेंज में आओगे। तो ये है टेस्ट सीरीज के संदर्भ में। अगला कोई क्वेश्चन हो? फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है मेरा, तो मुझे तो ऐसे कुछ इकोनॉमिक समस्या आई भी नहीं। मेरे फादर टीचर है, पीटीआई लगे हुए हैं, और पीटीआई जी आपको पता है किस लिए फेमस रहते हैं आजकल। तो मुझे खूब पीटा भी है बचपन में, 5वीं तक, उसके बाद नहीं पीटा। और मैं एक ही भाई हूँ, तो उसी हिसाब से रहा हूँ मैं घर पे, और घर वालों ने कभी ऐसी कुछ समस्या आने नहीं दी, पढ़ाई के संदर्भ में भी और कभी कोचिंग करने के संदर्भ में भी। कभी ऐसा कहा नहीं कि भाई पैसे ज्यादा लग रहे हैं या तू ज्यादा उड़ा रहा है। तो लग जाते थे पैसे भाई, कई सारे मेरे दोस्त है वो खर्च कम करते पैसे। मैं उनको यही कहता हूँ भाई आज बचा लोगे तो कुछ बड़ी चीज नहीं होगी, आगे कमा लेना, अपने आप को उस काबिल बनाओ कि मैं इतने कमा लूंगा। तो आज अगर आप एजुकेशन पे मेरे हिसाब से 10 रुपए खर्च करते हो तो बड़ी बात है। लोग अपनी जमीनें बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे इधर तो नॉर्मल हो गया ये, क्योंकि लोगों को जिनके पास नौकरी नहीं है वो बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं, और उनका संघर्ष वास्तव में अपने संघर्ष के सामने कुछ भी नहीं है। अपने को तो रूम में रह के पढ़ना है, जो लोगों के मदर फादर तय करते हैं वो बड़ी चीज है। कई सारे बच्चे जिनके माता पिता वहां दिहाड़ी भी करते हैं लेकिन वो पढ़ते हैं, अगर वो अपने प्रति और अपने माता पिता के प्रति ईमानदार रहते हैं तो उनको सफलता भी मिलती है। तो उनका संघर्ष बड़ा है, मैं तो ये मानता हूँ मेरे संघर्ष तो कुछ भी बड़ा नहीं था। मैंने पढ़ा और हो गया सिलेक्शन, क्योंकि मेरी परिस्थितियां ऐसे अनुकूल रही। मेरे फादर साहब मेरे सपोर्टिव थे, मदर खूब सपोर्टिव रही है, और भी मेरे आसपास का एनवायरनमेंट, मेरे दोस्त रहे, ये हमेशा आधी रात को मेरे साथ खड़े रहते थे। तो जब आपके पास अच्छा ग्रुप होता है, अच्छे लोग आपके पास होते हैं, तो जनरली आप जो है मेहनत करते हो और अपने प्रति ईमानदार रहते हो। वो मैं ये आपको कहना चाहूंगा।
आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा ही होगा। तो अगर आपको यहाँ पैसे दे के भेज रहे हैं, मेरे हिसाब से इकोनॉमिक स्थिति ठीक है आपकी, तो आप उनके प्रति ईमानदार रहो, दूसरों के प्रति मत रहो। मैं मानता हूँ अपने माँ बाप के प्रति रह लो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका जो विजन है वो यही है, आपको अधिकारी बनाए या आप किसी सर्विस में जाओ। तो इसलिए जो जितना हो सके समय अपना पढ़ाई पे दो। हालांकि उतना भी मत करना जो मैराथन में मैंने पहले कहा था कि आज ही जाओ और 15 घंटे पढ़ लो, क्योंकि वो कल तक ही पढ़ोगे उसमें। पर हमेशा कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश करो। ग्राफ जो है उसको ये करने की बजाय थोड़ा सा ऐसे कर दो, ठीक है, तो काम हो जाएगा अपना। मेरी सलाह दूं या कोचिंग की सलाह दूं? मैथ पढ़ता नहीं हूं, करंट अफेयर नहीं पढ़ना, मेरी तो ये सलाह है, क्योंकि करंट अफेयर से आ नहीं रहा क्वेश्चन। अपनी कोचिंग में से पढ़ लोगे। अब मैं तो कह रहा हूं इतना ही पढ़ो, उससे ज्यादा जाओ भी मत। आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। वो तो अब वो चाइनीज रॉकेट की तरह है, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, वही स्थिति हो रखी है। बिल्कुल ही मतलब ऐसे ही कि कहीं से पूछ लिया, सेकेंडरी स्कूल में प्रतियोगिता हुई, तीसरे नंबर कौन सा बच्चा आ गया। अब उस बच्चे को भी नहीं पता 2 दिन बाद कि मैं तीसरे नंबर आया था। ऐसे सवाल आ जाते थे। तो भाई करंट अफेयर मुझसे तो हुए नहीं। मेरा तो ये 24 वाला अटेम्प्ट था, मैंने करंट पढ़ा ही नहीं बिल्कुल। ये अपने राजवीर सर के एक नोट्स आते हैं, ये 50 पेज की पीडीएफ थी, उसमें 50-50 पेज की, वो मैंने लास्ट महीने की 4 देखी थी। वो भी ऐसे ही कि यार देख लेता हूँ, इससे कुछ निकल जाए। उनसे 2-4 क्वेश्चन मिल गए मेरे को सरसरी निगाहों से देखने पर। बाकी क्वेश्चन बहुत डीप से पूछ रहे करंट अफेयर में, इतना फोकस मत करना। जो अपना बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग रखना, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो कोर सब्जेक्ट है ना अपने, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इससे ज्यादा डीप में नहीं जाते, जाते भी है तो अपन आइडिया लगा लेते हैं वहां पर, ठीक है, उनको ज्यादा फोकस करो। करंट अफेयर अब एक चूंकि एक हो चुका है मार्केटिंग का जरिया, तो कई सारे क्लासेज आपको मिल जाएगी, कुछ वैसी वाली, कुछ मजेदार, कुछ हंसाने वाली, कुछ लोटपोट वाली। वो करंट अफेयर लोटपोट तो कर देगी, फिर वो वहां लोटपोट हो जाओगे, ठीक है। तो अभी तो मैं यही कहूंगा कि कम फोकस करना करंट अफेयर पे, क्योंकि ये बड़ा ही बेवफा सब्जेक्ट है अभी। कभी भी धोखा दे जाता है, कितना भी पढ़ लो और सवाल आता ही नहीं उसमें। तो करंट अफेयर के लिए तो कोई सलाह नहीं है, खुद का विवेक। अरे यार न्यूज और पढ़ लोगे सर की, मतलब हो सकता है सर ने ऐसा सोचा, मैं नहीं पढ़ पाया। देखो अब अपना अपना विजन है, सर ने तो मेरे जैसे हजारों बनाए, मैं तो एक ही बनाऊं। मैं अपना बता सकता हूँ, मेरा तो भाई मैं न्यूज पेपर नहीं पढ़ पाया, कभी नहीं पढ़ पाया इंटरव्यू के अलावा। इंटरव्यू में 10 दिन जरूर पढ़ा था मैंने लास्ट, उसके अलावा नहीं पढ़ पाया, तो टाइम ही नहीं मिलता था ना। आपके पास इतना टाइम है कि भाई पढ़ सकते हो नोट्स के अलावा, तो बड़ी चीज है। आप अभी बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, अच्छा। पर मैं तो नहीं पढ़ पाया था। हाँ मैं न्यूज चैनल देखता जरूर था, कुछ अच्छे न्यूज चैनल है अभी चल रहे, एक खबर गांव करके, एक ललन टॉप है, ऐसे ही कुछ और 2-4 न्यूज चैनल है जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे है ना, उनके वीडियो देखा करो। वो मत देखा करो क्या सोनाक्षी सिन्हा ने क्या कहा या अक्षय कुमार ने क्या कह दिया। वो वीडियो अपने काम के नहीं, अपने काम के तो ये है, मतलब ये एक राष्ट्रीय वीडियो आता है, एक अंतर्राष्ट्रीय आता है, 20-20 मिनट के दो, वो देख लो, अपनी नॉलेज बढ़ जाएगी और उसका प्रयोग करो। जैसे मैं अपने जो ये जो आईआर के सब्जेक्ट होते थे ना, उसमें मैं डालता था अपने ये रात को दुनियादारी करके एक एपिसोड आता था ललन टॉप का, उसका कुछ वीडियो आ गया, जैसे कांगो में कुछ वॉर चल रही है या सूडान की कुछ वॉर चल रही है, तो जैसे आ जाता था कि दक्षिण देश गरीब क्यों है, तो मैं लिख देता था नीचे ऐसे हाईलाइट करके कि हाल ही में सूडान युद्ध हो रहा है कारण, तो कारण के विचारों का पहले से डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, दूसरी चीजें, ऐसे करके उसको जोड़ देता था। तो ये उत्तर को अपने का इफेक्टिव बनाती थी ये चीजें। तो करंट अफेयर के लिए तो न्यूज़पेपर मत पढ़ो, मेरी तो ये सलाह है। आप हो सके वीडियो देख लो कोई 10-20-25 मिनट का कोई। और अगर आप पढ़ना चाहो कि मेरे को जनरली इसमें मेरा मूड फ्रेश भी होता है, तो पढ़ना चाहिए आपको। मीडियम हिंदी है, बोलने से लगा नहीं आपको? रसरंग नहीं पढ़ना होता उसमें सॉरी। पर ये है कि हाँ वो मतलब उसकी मेन चीज पढ़ लो ना आप, मेन पृष्ठ पढ़ लो और संपादकीय पढ़ लो, उतना ही काम काफी है। पर ये है कि मैंने पढ़ा नहीं, अब मैं आपको गाइड कैसे करूं उस संदर्भ में, जब मैंने वो चीज की नहीं है, तो बेमानी मैं आपके साथ क्यों करूं क्या पढ़ना चाहिए। देखो मैं नहीं पढ़ पाया, आप पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया चीज है। आईआर, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री भी अच्छी थी मेरे, राजस्थान हिस्ट्री थी, इसके अलावा तो और छोटे वाले ठीक ठीक। एथिक्स मुझे अच्छी लगती थी बिल्कुल, विजय शेखावत सर ने पढ़ाई थी मुझे। अब आपको कौन पढ़ा रहा है? विजय सर पढ़ा रहे ना, विजय सर शानदार पढ़ाते, एथिक्स तो उनके जैसे कोई नहीं पढ़ाता। अब मैंने उन्हीं की क्लासे ली है, तो उन्होंने जो बाद में कहा था ना,
उन्होंने जैसे क्लास खत्म हुई तो उन्होंने कहा था एप्लीकेबल जो एथिक्स रखो आप। अपनी एथिक्स है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, यदि आप ध्यान से देखोगे ना उसमें आगे ये सब लिख रखा है एडमिनिस्ट्रेशन वाला। हाँ, इसमें ये है कि अपने को है ना कोई भी क्वेश्चन आए उसमें प्रशासकों के उदाहरण देने हैं, 20 उदाहरण याद कर लो। एक पुमा टूडू आईएएस है, उनका उदाहरण याद रख लो। एक वो पीपुल्स रोड वाले हैं अपने आईएएस अधिकारी, उनका एक एग्जाम्पल याद रख सकते हो आप। एक अपने वो थे क्या नाम उनका, अरुणा सुंदर राजन करके एक केरला में थी जिन्होंने कुदम श्री योजना चलाई थी। टीना डाबी मैम का कर सकते हो आप एग्जाम्पल याद। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप याद करो और उनका प्रयोग करो इस आंसर में, चाहे कोई भी आंसर हो। आप देखो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये एथिक्स में ये चीजें कम पूछते हैं सिद्धांत वेदांत, वो बिल्कुल एप्लीकेबल एथिक्स पूछते हैं अपने को। प्रशासक के नैतिक गुण कौन से होते हैं उसमें लिख दो कि भाई योजनाओं का त्वरित गति से निष्पादन और कार्यक्षमता बढ़ाना, कोष्टक में कर दो नव बाड़मेर टीना डाबी। तो इस प्रकार से साथ में एग्जाम्पल लिखोगे तो अपना उत्तर का लेवल बढ़ेगा और वहां पे अपने को मार्क्स मिलेंगे। तो एथिक्स इस प्रकार की है, एथिक्स बहुत शानदार सब्जेक्ट है, उसको आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही आपको ऐसा लगेगा कि मुझे में ज्ञान आ रहा है बाकी सब्जेक्ट की तुलना में। और विजय शेखावत सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं एथिक्स, मुझे याद है मैंने तो काफी सारी क्लासेस ली थी उनकी। और उसके बाद जो उनके नोट्स थे उसके अलावा मैं चैट जीपीटी का यूज करके कुछ और सिद्धांत साथ में निकाल लिए, कुछ और एग्जाम्पल निकाल दिए, वैल्यू एडिशन कर दिया उसका, तो उसमें मेरे को काफी हेल्प हुई। और कोई क्वेश्चन? पूछ लो यार, जब पूछना है क्या है, बातें ही तो करनी है अपने को 1 घंटा। क्या आ रहा है, कुछ मन में आ रहा है क्या, मैं बोलूं कुछ और? छुट्टी कर दूं? हाँ, कोचिंग के बाद तो अब जैसे आपका कितने घंटे का चलता है ये, कितने से कितने तक का? 1 से 7। अब इसके अलावा ऐसा कौन है जो पहली बैच के लिए 2 घंटे पहले आ जाता है? कोई आता है 1 घंटे 2 घंटे पहले? मत आया करो, मेरी ये सलाह है। आप पीछे बैठोगे सुनोगे, उतना ही सुनोगे उतना अच्छा सुनोगे, 1 घंटा बचाओ अपना। कोचिंग के टाइम पे आया करो, थोड़े पीछे बैठ जाओगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पर आप अगर पहले भी आते हो ना, उसमें मेरी एक सलाह है आपको, आप 12 बजे आ रहे हो तो यहाँ आओ और ईयरफोन लाओ अपने साथ। एक क्लास हमेशा मत लिया करो, वो उस समय देखा करो, सुबह आके 12 बजे यहाँ बैठे ईयरफोन लगा ली, 1 घंटे क्लास देखी, 1 घंटे जब क्लास खत्म होती है उसके बाद वहां जाके देख लो। इस प्रकार से मैनेज करो। मेरा एक दोस्त करता था, वो यहाँ पहले आके सीट रुखाड़ता था मेरी भी, तो वो यही तरीका लगा था, एक क्लास नहीं लेता था वो हमेशा, उसको वो ऑनलाइन ही देखता था। तो वैसा कर सकते हो आप। और टाइमिंग जैसे 6 घंटे की आपने बताया, 1 से 7 तक की आपकी शिफ्ट है, फिर सोते होते किस समय हो? मतलब ये मैं समझ के चलूं 12 से 1 के बीच में सोते हो आप? इतने समय ही सोते हो? इतना तो सोना ही चाहिए यार, लेट थोड़ा, ठीक है, स्टूडेंट हो तो। अब देख लो 7 से लेके 12 बीच में 5 घंटे का टाइम है, 1 घंटा और निकाल दो, 8 से 12 4 घंटे बचते हैं, 2-2 घंटे की 2 शिफ्ट कर दो, तो यहाँ 4 घंटे मिल जाएंगे आपको। और एक सुबह वाली में निकाल दो, 1 बजे आ रहे हो आप, सुबह कितने 7 बजे उठते हो यार? 10 बजे कौन उठता है? काम भारी है भाई थारो। सुबह 7 नहीं तो चलो मैं 8 मानता हूँ, 8 मानते हो तो 1 घंटा और ले लो, 9, 9 से 2 घंटे पढ़ ले, 11, 11:30 से फिर पढ़ लो 1 घंटा, 12:30, 3 यहाँ हो गए, 4 वहां हो गए, 7 और 6 घंटे कोचिंग चल रही है, 13 घंटे तो बहुत ज्यादा है। इतना पढ़ लोगे तो खूब हो जाएगा आपका। ये तो आपके खुद के ऊपर, विवेक के ऊपर है, आप कितना पढ़ सकते हो। तो इसको टाइम को जितना ज्यादा मैनेज कर सकते हो उतना अच्छा है। एक सिद्धांत था यार, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, प्रोफेसर का, उनका सिद्धांत था इंटरसेक्शन का सिद्धांत। उसमें उन्होंने ये कहा था कि, किसने पढ़ा है क्या वो सिद्धांत? उसमें यह था, उन्होंने कहा था कि जब मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है तो लिफ्ट में चढ़ रहा है ना, तब तक मैं अपनी डेस्क से ऊपर नहीं उठूंगा, जब तक वो मुझसे मिलने नहीं आता मैं उसके बारे में सोचूंगा ही नहीं, अपना काम करूंगा। तो वो मेरे पास 30 मिनट एक्स्ट्रा है सामान्य व्यक्ति से ज्यादा। फिर जब वो चला गया वहां से, तो वहां से जब मैं निकल रहा हूँ अपने घर की ओर आ रहा हूँ, तो बीच में मेरा डेस्क ही चलती है मेरे दिमाग में। तो ये लोग बहुत ही गजब तरीके से टाइम मैनेजमेंट की स्कीम है, अगर इसको अप्लाई कर सको तो बहुत शानदार है। मैंने तो कोशिश की थी अप्लाई करने की, पूरी तो हो नहीं पाई लेकिन लगभग कर लेता था मैं। ये कर सकते हो तो इससे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। मैं जैसे जॉब के लिए जाता था तो मेरा घर से मेरा वो जो गड्ढा रोड तहसील है वो 40 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मैं अक्सर उस पर ये दुनियादारी लगा लेता था, ललन टॉप वाला, और ईयरफोन डाल लेता था और बाइक चलाता था। एक ईयरफोन ही डालता था,
तो वरना मुझे कोई दुनियादारी ना सिखा दे। ठीक है, तो लगभग मैं आधा घंटा वही सुनता जाता था। तो उससे क्या हो जाता, अपना एक साथ में रिवीजन भी हो जाता था। भले अपनी ज्यादा फोकस नहीं रहे उस समय, क्योंकि न्यूज में इतना फोकस करके करोगे भी क्या। तो उस समय ऐसे कुछ काम कर दो जो आपके काम आ जाए, दो चार फैक्ट उसमें याद हो गए तो बहुत बड़ी बात है आपकी। फ्री टाइम में आपने ये काम कर लिया। तो टाइम को मैनेज करना आपके हाथ में, जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे से मैनेज करो। और मेरी यही सलाह है कि सोशल मीडिया को थोड़ा सा कम यूज करो। मतलब मैं खुद करता था यूज, ठीक है, पर मैं बहुत ज्यादा नहीं करता था। जैसे मैंने फेसबुक तो बहुत जल्दी छोड़ दी थी, 2020 तक आते आते छोड़ दी फेसबुक। और इंस्टाग्राम मेरे पास था, पर मैं उसको यही करता था, कभी कोई रात को 1 बजे डाउनलोड कर लिया सोने से पहले, और 1 घंटे रीलें देख ली, फिर सुबह डिलीट कर लेता था उठते ही। ठीक है, पर मैं वो खुशियां बांटता नहीं था। मेरे दोस्त बेचारे, उनको अच्छी रील लगती, बांटते हैं खुशियां। तो मैं बांटने वाला काम नहीं करता था, क्योंकि फिर उसमें ज्यादा नोटिफिकेशन आ जाते थे। मैं अपने तक ही रखता था खुशियां। ठीक है, उसको लाइक वाइक करके देख ली और फिर निकाल दी। तो ऐसे इंस्टा, मुझे रीलें देखना बड़ी पसंद है। आप लोगों को भी होगा। ठीक है, तो वो बड़ी शानदार चीज है, पर वो कम करो भाई। वो एंजॉय के लिए जरूरी है, पर उसको कम रखो। ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं कि आपको संती बनना है, बिल्कुल ही मोह माया छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य इंसान हो आप, देखो आप, पर पढ़ाई का टाइम अपने लिए निकाल के रखो। पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहोगे तो पढ़ाई आपको कहीं ना कहीं जो बेनिफिट देगी। एक उदाहरण है कि सरस्वती अपना ऋण नहीं रखती। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना अच्छा पढ़ोगे, आपका फ्रूटफुल रिजल्ट 100% आएगा। पर बेसिकली ये है कि आप रोते रात को सोते समय जो है, ये देखो कि मैंने जो आज दिन में अपने प्रति कितना ईमानदार रहा। मैं, आप लाइब्रेरी में 12 घंटे बैठ के आ गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। आप जाके इवेल्यूएट ये करो कि मैं 6-7 घंटे पढ़ा तो हूँ, अब इसमें मैंने रीलें कितनी देखी थी, मैंने व्हाट्सअप कितना देखा है, या दूसरी चीजें कितने देखी है। तो मैं रात को ये आकलन करता था, तो मेरा 8-9 घंटे निकलता था एवरेज। मैं पढ़ लिया अपन, 11-12 घंटे बैठ गए, पर पढ़े अपन 8-9 ही है। तो क्यों ना इतने ही पढ़े अपन, बैठने की कमी टाइम कम कर दे, वहां रीले देख ले। ठीक है, पढ़ ले अपन सही से। तो यही तरीका है पढ़ना जो है, उसमें पूरी तरह से खोके पढ़ो जितना हो सके, जितना डीप में हो सके, जितना ज्यादा पढ़ सको उतना पढ़ो, और उस समय डिस्ट्रैक्शन कम रखो थोड़ी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो आपका? अरे खूब सारी है। गजब मूवी तो है, मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ मूवीज का। अ, सभी, सभी। हॉलीवुड में शशांक रिडेम्पशन है एक मूवी, किसी ने देखी वो? शशांक रिडेम्पशन करके फिल्म है एक। अरे यार, फिर जन्मे कैसे? भगवान कसम, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो मूवी कल्ट है, आप देखना आज जाके। ये मेरी सलाह है आपको। शशांक रिडेम्पशन करके फिल्म है। वो तो आईएमडीबी पे सबसे ज्यादा रेटिंग पे है यार। वो नहीं देख रहे हो आप, क्या कर रहे हो यार? वो देखो आप, एक देखना फॉरेस्ट गंप करके है। देखी किसने? फॉरेस्ट गंप, शशांक रिडेम्पशन। इसके अलावा तो हॉलीवुड में मूवीज देख लूं यार, मिलिंग तो मुझे भी नहीं आ रही, मेरी भी अंग्रेजी ऐसी है भाई। ऐसे करके कुछ नाम है उसका, सांक करके रिडेम्पशन, ऐसे कुछ नाम है उसका, सुशांक रिडेम्पशन करके। और एक है द फॉरेस्ट गंप करके है, उसमें टॉम हैंक है या ऐसा कुछ एक्टर, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो है। हाँ ये वाली बिल्कुल, सुशांक रिडेम्पशन बिल्कुल। ये शानदार मूवी है, आप देखना। ये आपको मोटिवेट करेगी मूवी, और ये मोटिवेट क्या, ये मूवी बहुत शानदार है, आप देख भी पाओगे। ठीक है, ये देख लो, फॉरेस्ट गंप देख लो, बधाइयो देख लो। ठीक है, और इसके अलावा तो कई सारी बॉलीवुड की, तो कितनी बताने यार। फेर हेरा फेरी, ढोल धमाल, चुप चुप के, भागम भाग, वेलकम। जिन जिन मूवी में राजपाल यादव है, वो मूवी देखने के काम की है। ठीक है, वो अपना फेवरेट एक्टर है। तो और कौन सी? भूल भुलैया शानदार है, पहली वाली शानदार है, दूसरी तो इतनी अच्छी लगी नहीं मेरे को। हाँ, वो पहले वाले भूल भुलैया। क्या? अच्छा, बैलेंस खत्म हो जाएगा क्या? अरे कुछ नहीं, वाईफाई लाइब्रेरी किस काम की यार, यूज करो वहां, लाइब्रेरी का सही सदुपयोग वहीं पर है। मूवी डाउनलोड करके जाओ, घर जाके देखो 2-3 मूवी। और देखना संडे को ऐसे नहीं हो कि रोज मूवी लेके बैठ जाए। मैंने पहले भी कहा था, ऐसा नहीं हो कल मुझे शिकायत आए क्या मोटिवेट करके गए हो। तो कम ही देखना मूवीज तो, लेकिन देखना जरूर। 6-7 दिन में जब भी आपको लगे, उनको लगा था, जब भी आपको लगे ऐसा मूड खराब हो रहा है, आप कुछ हेरा फेरी टाइप मूवी देखो आप। जिंदगी वही है, ठीक है, नौकरियों में जिंदगी नहीं घुसी हुई है।
चलो अपना गोल है, अपना ध्येय है, अपन वो पाले, बढ़िया बात है, पर यही अल्टीमेटम नहीं है जिंदगी का। जैसे मैम ने कहा आगे क्या, अब आगे तो क्या है, जिंदगी जीनी है अपने को। लाइफ बहुत बड़ी चीज है, ये तो सब उसका भाग है, ठीक है ना। मैं आपको कुछ भी कहूं, आपको रियलिटी ये है कि अपने आप को एंजॉय करना है, जितने ज्यादा खुश हो सको उतने ज्यादा खुश रहा करो, और ये चीजें चलती रहेगी। उठा पटक, भर्ती आएगी जाएगी, कभी रैंक आएगी कभी नहीं आएगी, चलता रहेगा ये खेल तो। पर अपने आप को कभी ऐसे डिप्रेस और इतना ज्यादा सीरियस मत लो, खुद को थोड़ा लाइट रखो, मजाक के साथ चलो, 4-5 ऐसे दोस्त रख लो जो थोड़े मजाकिया टाइप हो, जब फ्री टाइम हो उनके पास बैठो आप, तो आपको कभी ऐसी फील ही नहीं आएगी कि मुझे ऐसा लग रहा है यार पढ़ रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या फर्क पड़ता, नहीं बात नहीं हुआ, अगली बार होगा। तो ये आपके आसपास का सर्कल बड़ा डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो यही सलाह है इसमें तो, और कोई हो तो, हो गया टाइम अपना तो। यार वो पोएम तो है, पर रश्मि रथी की मुझे अभी याद नहीं आ रही पूरी, चलो मैं कोशिश करता हूँ उसको आधे अधूरी सुना पाऊंगा, ठीक है। रश्मि रथी मेरी फेवरेट पोइम है, रामधारी सिंह दिनकर की है, यदि किसी को पता हो तो। सुनिए किसी ने रश्मि रथी, सुनिए। एक मिनट मैं उसको निकाल लूं फोन में, ताकि मैं भूल जाऊं, देख लूं एक बार। चलो ठीक है। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन, दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर शाह देने, हा हा दुर्योधन बांधने। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन चंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमर तो भूलता है मुझ में संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त बाल, उद्याचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरू पग मेरे है। दिपते है जो नक्त्र निकर, दिपते है जो नक्त्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग है तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव, क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मद्र, शतकोटि रुद्र, शतकोटि रुद्र, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हा हा दुर्योधन बांधने, हा हा दुर्योधन बांधने। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अविरण होगा, याचना नहीं अविरण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्तर निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा कभी नहीं फिर वैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विस्मार बूंद से छूटेंगे, वायस्त्र गाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। थैंक यू। ये मेरी इच्छा थी कि मैं मंजू शर्मा मैम को सुनाऊं, पर उनको तो नहीं सुना पाया, आपको सुना ली। चलो थैंक यू, थैंक यू भाई।